वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और आप सभी अवगत हैं, हरियाणा से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आ गई है और 2424 पदों पर ये भर्ती आई है। जी हाँ, 2424 पदों पर ये भर्ती है। जबरदस्त भर्ती है। सभी सीटों में कह सकते सभी विषयों में बम्पर सीटें हैं और यहाँ पर एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन है। तो चलिए हम लोग अभी ये जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग सिलेबस देखेंगे। सिलेबस क्या है ना, तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हरियाणा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है एचपीएससी का, ये अभी क्रैश है ना, शाम से ही ये ओपन नहीं हो रहा है। शाम से ये अभी ओपन हो नहीं रहा है। अभी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में, वो हमारा मुख्य था कि सिलेबस सिलेबस हमारा क्या है। और सिलेबस हम लोग अभी किसका देखेंगे, हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आरंभ की जाएगी। तो हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। और ये जो सिलेबस है, मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है। अभी इस बार जो नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद सिलेबस इन्होंने नहीं दिया है। ये आपका पिछला एग्जाम का सिलेबस है और यही सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस में कुछ चेंजेस मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि आपका 2 एग्जाम सब लिया जाएगा ना। पहला रहेगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। पहला एग्जाम क्या रहेगा आपका, स्क्रीनिंग टेस्ट है ना। वहां पे आपको बस क्वालिफाई करना है, तब आप दूसरे एग्जाम में प्रवेश करेंगे। और दूसरा एग्जाम कैसा होगा, सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव के लिए ये सिलेबस उचित नहीं लग रहा है, तो सब्जेक्टिव के लिए सिलेबस चेंज हो सकता है। और जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो कि पहले जो आपका एग्जाम हुआ करता था, पिछला जो एग्जाम हुआ था आपका, तो वो 2019 के लगभग हुआ था। तो अगर उसके पैटर्न की बात करें, वहां पे सिंगल पैटर्न था। तो पिछले बार जो एग्जाम था ना, वहाँ 2 एग्जाम नहीं था, सिंगल एग्जाम था। और सिंगल एग्जाम में क्या था होना था, सिंगल एग्जाम में जो अभी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है 100 एमसीक्यू, आपका 100 एमसीक्यू था। इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये कलर आपको शायद कम दिख रहा होगा ना। तो चलिए, क्या था पहले आपका 100 एमसीक्यू था, 100 एमसीक्यू था आपका, 100 एमसीक्यू था पिछले बार। बस यही एग्जाम था आपका, यही फाइनल एग्जाम था, यही फाइनल एग्जाम था। और अभी इसको क्या बना दिया है, स्क्रीनिंग टेस्ट। ये आपका एक तरह से समझे पीटी बना दिया है। इस पीटी को आप क्रैक करेंगे, तब आप मेन का एग्जाम देंगे, जो कि आपका सब्जेक्टिव होगा ना। मेन का एग्जाम कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा। और वो आपका 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का वो होगा सब्जेक्टिव एग्जाम। और उसी पर आपका रिजल्ट आएगा सब्जेक्टिव एग्जाम पर। जो आपका सब्जेक्टिव होगा, विषय निष्ठ होगा, उससे आपका रिजल्ट आएगा। तो पीटी का जो सिलेबस रहने वाला है, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आपका पहला जो स्क्रीनिंग टेस्ट लेवल 1 का है, स्क्रीनिंग टेस्ट लेवल 1 पहला वाला एग्जाम का, इसका सिलेबस यही रहेगा। इसका सिलेबस सेम रहेगा जो पिछले बार की तरह था। मेन के लिए जो आपका सब्जेक्टिव होना है, उसका सिलेबस नया आ सकता है। आज फिलहाल अभी तक नहीं आया है। और आप देखेंगे कि वैकेंसी आने के बाद वेबसाइट भी क्रैश है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं। तो बड़ी वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया से इनका वेट हो रहा था इस वैकेंसी का। तो कुछ वो कारण रहा होगा तकनीकी रूप से। तो अभी सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस हमारा किसका, इतिहास, हिस्ट्री का। तो अभी जो हमारे पास सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और मे भी अगर बहुत सारे स्टेट में ऐसा भी होता है ना, सब्जेक्टिव का भी सिलेबस और ऑब्जेक्टिव का भी सिलेबस दोनों सेम ही रहता है, चेंज इसको नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मेरे विचार से सब्जेक्टिव वाला नया सिलेबस आना चाहिए, लेकिन अभी तक लाया नहीं आयोग ने। और अभी फिलहाल हम लोग ये वाला पैटर्न को देख रहे हैं और सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर सिलेबस में है क्या, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। जो सिलेबस है आपका हिस्ट्री, syllabus for recruitment test for the post of assistant professor college cadet in the subject of history। तो सबसे स्टार्टिंग में जो सिलेबस का है, वो आपका कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ आइडियाज है, कुछ टर्म्स है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये जो है ना इंटायर सिलेबस का है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, ये सभी के टर्म्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ये आपको जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है और टर्म्स हैं, उसको आपको इसमें देखना है, देख पा रहे होंगे आप। तो चलिए क्या कौन कौन से टर्म है, कुछ को देख लेते हैं।
क्योंकि एक एक को डिस्कस करना भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। समझिए कि इतिहास के हर चीज को इसमें डाल दिया है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है आपको, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, फिर आपको रिसर्च भी पढ़ना है, इतिहास में अनुसंधान है वो भी पढ़ना है। और ये मॉडर्न इंडिया को पढ़ने के साथ साथ आपको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी 1964 तक आपको पढ़ना है। सिलेबस बहुत ही विशाल है, बहुत ही विस्तृत है सिलेबस। तो देखिए कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। भारतवर्ष, पहले भारतवर्ष से क्या तात्पर्य था? तो भारतवर्ष एक टर्म है कि सभा एंड समिति, जो वैदिक काल में समितियां होती थी, सभा और समिति, उसके बारे में बात किया गया है। फिर वर्णाश्रम, जो सभी लोगों के जीवन में जो विभिन्न एज का जो काल था, है ना, विभिन्न एज का जो एरा था, उसको अलग अलग आश्रमों में बांटा था, है ना। जैसे सबसे पहले आपका क्या हो गया, जो आपका गृहस्थ आश्रम, जो आपका इसका शादी वगैरह हो गया, आपका वैवाहिक जीवन में प्रवेश करके तो वो गृहस्थ आश्रम में हो जाता था। इसके बाद जब आप अंतिम पड़ाव पे आते थे, आपका कौन सा? वानप्रस्थ आश्रम। इसी प्रकार 4 आश्रम जो होते हैं, है ना, 4 आश्रम ब्रह्मचर्य से शुरू होकर आपका लास्ट में वानप्रस्थ तक जाता है। तो चारों आश्रमों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पुरुषार्थ क्या होता है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। कितने प्रकार के ऋण होते हैं, ये सभी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के टर्म्स हैं। और जब हम लोग आगे इधर देखते हैं, इधर आपको मिडाइवल वाला टर्म्स मिलता है, जैसे वतन हो गया, है ना, बलूता, इक्ता, ये सब क्या है? जजिया। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म मिलेंगे। यानी सिलेबस में एंशियंट के टर्म्स को, मिडाइवल के टर्म्स को और मॉडर्न के टर्म्स को सभी को यहाँ पर डाला गया है। इसलिए हम लोग टर्म्स को थोड़ा बहुत देख लेते हैं आगे बढ़ के, और कौन कौन सा टर्म्स है। आगे आप बढ़ेंगे, देखिए सत्याग्रह, कौन सा टर्म आ गया? अब सत्याग्रह आ गया। लास्ट में देखिए टर्म्स की जो सबसे लास्ट में है वो आपको क्या मिल रहा है? सत्याग्रह। यहाँ पे देखिए सत्याग्रह है। सत्याग्रह कब का टर्म है? ये आपका मॉडर्न का टर्म हो गया सत्याग्रह। इसके बाद सत्याग्रह के बाद यहाँ पे क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, फॉरवर्ड पॉलिसी, फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का भी यहाँ पे फेडरलिज्म, ठीक है, वर्ल्ड, इसको वर्ल्ड में भी मान सकते हैं और मॉडर्न में भी मान सकते हैं फेडरलिज्म को। इसके बाद डायरकी, है ना, इसके बाद जंगम, ये सब अमरम, मदद मास, ये सारे टर्म पूरे सिलेबस का है। मतलब आपका ये जो टर्म्स है पूरे सिलेबस से, यानी आप इसका तैयारी कैसे करेंगे? इसका तैयारी आपको अलग अलग यहाँ पर नहीं करनी है। हम लोगों को तैयारी कहाँ से करनी है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सिलेबस के साथ साथ रणनीति पर भी बात करेंगे। ये आपका यहाँ जब आगे बढ़ते हैं, टर्म्स यहाँ खत्म हो गया, टर्म्स यहाँ से खत्म हो गया। हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप एंशियंट से स्टार्ट कीजिए, या जो यूनिट आपको स्टार्ट करना है स्टार्ट कीजिए। यानी हमको कॉन्सेप्ट पे अभी नहीं जाना है। आप जब यहाँ पढ़ेंगे ना, आपको कॉन्सेप्ट मिलते जाएगा। जब पूरा सिलेबस आप पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे जो स्टार्टिंग में दिया है, तो देखेंगे आपको उसमें लगभग 80% आपको आ रहा है। 80% आपको टर्म्स वहीं मिल जाएंगे। इसके बाद कुछ अगर मिस हो गया तो 20% को आप फिर अलग से सर्च करके उसको हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ना होगा आपको? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो सोर्सेस हैं, है ना, कितने प्रकार के सोर्सेस हैं, उन सभी सोर्सेस को पढ़ना है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इसके बाद लिटरेरी सोर्सेस, इसके बाद आपका फॉरेन अकाउंट, विदेशी लेखकों के द्वारा क्या लिखा गया है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको सोर्सेस में पढ़ना है। इसके बाद जो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट एज है आपका प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका जो ह्यूमन जो हमारा था उनका पहले हंटिंग, इसके बाद गैदरिंग, ये सब जो उनका डेवलपमेंट हुआ। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, है ना, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर यानी न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल, चालकोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल, इन सभी चीज़ों का आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में देखना है। इसके बाद से इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बाद से इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, सारी चीज़ों को हमको यहाँ देखना। फिर आयरन एज, सेकेंड अर्बनाइजेशन, आयरन एज को जो सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है, दूसरा शहरीकरण कहा जाता है, उन सभी को हम लोग को यहाँ पर इंडियन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में देखना है। इसके अलावा वैदिक काल है आपका, वैदिक पीरियड,
इसके बाद महाजन पद, महाजन पद जो 16 महाजन पद थे उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ लेना होगा। महाजन पद भी आपका सिलेबस में है, महाजन पद। इसके बाद फिर अगर आप देखें आगे तो आपका मौर्य काल, मौर्य काल के बाद पोस्ट मौर्य यानी मौर्योत्तर काल, वो भी देखना आपको। इसका अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन ईस्टर्न इंडिया, इसके बाद दक्कन एंड साउथ इंडिया, जो आपका जो स्टेट बने और सोसाइटी बनी कहाँ पर, ईस्टर्न इंडिया में, फिर दक्कन में यानी मिड इंडिया में, फिर साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में, जो आपके स्टेट बने और जो सोसाइटी बने, जो आपके प्रश्न रहेंगे। और ये आपका सिलेबस में है, जिसमें क्या क्या रहने वाला है उसको जरा देख लें हम लोग, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये आपका खारवेल वंश है ना, इसके बाद सातवाहन, तमिल, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। और इसके बाद फिर आपका गुप्ता पीरियड आ जाता है, गुप्त काल, यानी सिलेबस काफी लंबा चौड़ा, किसी को भी स्किप इन्होंने नहीं किया है, सभी टर्म्स को इन्होंने यहाँ पर ले लिया है। तो आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है ना तो बहुत स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी। आप एक एक यूनिट को अगर देखने जाएंगे नहीं, आपको थोड़ा इसमें बहुत चीज़ों को स्किप भी करना होगा, टारगेट बनाना होगा कि इस एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, इससे कम फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही बड़ा है। आप पूरे सिलेबस को कर सकते हैं। एग्जाम्स का भी टेंटेटिव जो डेट्स हैं वो अभी आने दीजिए, इसके बाद हम लोग अभी हम लोग डिटेल्स में ही पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर एग्जाम जल्दी आपका ले लेगा तो फिर हम लोग उसको स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटेल्स में। इसके बाद मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो गया, तो मिडाइवल में फिर हमको यहाँ के सोर्सेस पढ़ना होगा। मिडाइवल में क्या क्या सोर्सेस थे, अलग अलग टाइप के सोर्सेस हैं। इसके बाद क्या किस प्रकार पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ है ना, उसका फाउंडेशन ऑफ मुगल, फिर मुगल में अलग अलग राजाओं के बारे में आपको जानना है, अलग अलग बादशाहों के बारे में जानना है। फिर आपका लेटर मुगल यानी मुगल के बाद जो डिक्लाइन हुआ, छोटे छोटे एम्पायर बने, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में देखिए विजयनगर है, फिर मराठा है ना। विजयनगर के बाद जैसे छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण राजवंश बने, आपका इसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी पूरा मिडाइवल एज का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का हो, अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक व्यवस्था हो, या फिर मुगल काल में अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था हो, यानी प्रशासनिक व्यवस्था को आपको पढ़ना है। फिर आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी देख लेना है। यहाँ पर आप देखिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट दिया हुआ है, यानी आर्थिक इतिहास भी पढ़ना है आपको मिडाइवल एज का। आर्थिक इतिहास, आर्थिक इतिहास में आपका विलेज इकोनॉमी है ना, पेजेंट्री, अर्बन सेंटर्स एंड पॉपुलेशन, इसके बाद क्या क्या इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सिलेबस में। मिडाइवल में और क्या क्या आपको पढ़ना है, तो मिडाइवल में और आपको यहाँ पे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, जो कि आपका सूफी और भक्ति का मूवमेंट हुआ था मिडाइवल एज में, वो भी आपको पढ़ना है। यानी हर एक सेक्शन को इन्हें छुआ। फिर कल्चरल लाइफ क्या था, कल्चर को भी शामिल किया। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे हम लोग आ जाते हैं। मॉडर्न का भी फिर हम लोग सोर्सेस देखेंगे। मॉडर्न में भी क्या है, सबसे पहले सोर्सेस यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्या क्या सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस के बारे में आपको पढ़ना होगा। आधुनिक भारतीय इतिहास के सोर्स, फिर राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश साम्राज्य का जो उदय हुआ उसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड क्राउन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा कैसा और किस प्रकार से एक्ट उन्होंने समय समय पारित किए, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर मॉडर्न में पढ़ना पड़ेगा। फिर इकोनॉमिक ट्रांजिशन, किस प्रकार हमारा जो आर्थिक रूप से हम लोग संपन्न थे और एक गरीब देश के रूप में हमारी गिनती होने लगी, किस प्रकार इकोनॉमी का ट्रांजिशन हुआ, जहाँ पे हम लोग चेंजिंग कंपोजिशन जानेंगे। आपका एग्रीकल्चर में किस प्रकार यहाँ पे चेंज हुआ एग्रीकल्चर सिस्टम में, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो आया आपका, उस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे, उनके बारे में पढ़ना होगा। कितने प्रकार के लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने लाया था, उन सभी को डिटेल्स में समझना होगा। क्योंकि आपका देखिए एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी होना स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्टिव होना है। ऑब्जेक्टिव होना यानी आपको एक एक टर्म को यहाँ पे समझना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में। इसका सोसाइटी इन ट्रांजिशन, किस प्रकार हमारे सोसाइटी में बदलाव हुआ और बदलाव का कारण क्या रहा, यहाँ पे कह सकते हैं अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति का यहाँ पर विकास हुआ, और इस पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति के कारण हमारे यहाँ जो अंग्रेजी का काफी विकास हुआ, और इसके कारण हमारे सोसाइटी में ट्रांजिशन हुआ, सोसाइटी में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। तो उन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे देखना होगा। इसके बाद मूवमेंट की बात करें, कौन कौन से मूवमेंट हुए, उन मूवमेंट के बारे में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा।
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको मूवमेंट के बारे में भी पढ़ लेना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये शायद बोर्ड में कुछ दिक्कत आ रहा है, मैं इसे बैक कर लेता हूँ एक बार, है ना। बैक करके फिर से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका काम नहीं कर रहा है, शायद हैंग कर रहा है। आई थिंक ये हैंग कर रहा है फिलहाल। तो चलिए इसको हम लोग बैक करते हैं, फिर से बैक कर लेते हैं। ये आपका, हाँ अब आ रहा है, शायद अब काम करेगा, शायद अब ये काम करेगा। हाँ ठीक है, काम कर रहा है। फिर आपको नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। ये नेशनल मूवमेंट आ गया आपका, नेशनल मूवमेंट, ये आपका नेशनल मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट। इसके बाद राइज ऑफ, नेशनल मूवमेंट के बाद, हाँ ठीक है, नेशनल मूवमेंट के बाद राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार हुआ, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पर नेशनलिज्म का किस प्रकार विकास हुआ, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखना है। ट्रैवल एंड सी एंड मूवमेंट, जितने इंडिया में ट्रैवल और सी एंड मूवमेंट हुए उनको देखना पड़ेगा। और फिर आपका गांधी जी का मास मूवमेंट जो चला, तीन बड़े बड़े आंदोलन हुए, वो भी आपके सिलेबस में। मेन पूरा फ्रीडम स्ट्रगल को आपको देखना है अच्छे से। आप इसको बहुत बार पढ़े होंगे, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आपको फ्रीडम स्ट्रगल को अच्छे से कर लेना है, ये आप समझ लें। और ये भी देखिए डाल दिया आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी नेहरू जी का जो काल था तब तक आपको ये भी कर लेना है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी यहाँ पर आपको कर लें। 1947 से 64 तक जितने भी कार्य हुए उसको आप अच्छे से कर लें, चाहे वो जिस प्रकार जिस क्षेत्र में भी काम हुए हो ना। यहाँ पे सिर्फ इतिहास के रूप में इसको नहीं देखेंगे, जितने भी डेवलपमेंट हुए, चाहे आपका जिस भी क्षेत्र में हुआ हो, नेहरू जी के पूरे कार्यकाल को आपको अच्छा से करना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न आएंगे। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ आपका कॉन्सेप्ट, आइडिया और टर्म, जिस प्रकार हम लोग इंडियन हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में जो था कॉन्सेप्ट, इसके बाद आइडिया और टर्म, और उनका वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ यहाँ पे आपको टर्म देखने को मिलेगा, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टर्म। और मैं तो यही कहूँगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ जो टर्म है ना, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछले बार भी बहुत कम आए थे, यहाँ से प्रश्न बहुत कम आते हैं। और जिस प्रकार के टर्म्स दिए गए ना, इसको पढ़ने के चक्कर में आपको फिर पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होगा, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होगा। इसलिए आप इसको वर्ल्ड हिस्ट्री को स्किप करके, उससे अच्छा है रिसर्च इन हिस्ट्री। आपका जो रिसर्च इन हिस्ट्री है ना, एक छोटा सा यूनिट है, और इसको अगर आप कर लेंगे ना तो मैनेज हो जाएगा। समय कम है, आपको थोड़ा तो कुछ न कुछ हटाना ही पड़ेगा, हर जगह लालच, ठीक है, लालच हो जाता नहीं, ये भी पढ़ लें, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप सबको लेने के चक्कर में रहेंगे तो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से सुदृढ़ तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं अच्छे से कंप्लीट हो तो फिर आपको, जैसे मेरा जो आइडिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर आप उसको पूरा अच्छे से करना चाहेंगे तो। जबकि वहाँ से प्रश्न आपसे 1 से 2 प्रश्न आते हैं, या मुश्किल से 2 प्रश्न या 3 भी आ सकते हैं, लेकिन आप 3 प्रश्नों को छोड़ के बदले आप इधर अगर ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर आपका एरिया फिक्स है ना, इधर इनका जो डायमेंशन है वो फिक्स है, इसी के अंदर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप उतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन कर लेंगे, वो आपका आंसर कर पाइएगा 100%, आप एश्योर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप एश्योर्ड है। रिसर्च इन हिस्ट्री को हम लोग देख लेंगे, और रिसर्च इन हिस्ट्री के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। रिसर्च इन हिस्ट्री, और यहाँ पर मीनिंग, स्कोप एंड वैल्यू ऑफ हिस्ट्री, है ना, इस सभी चीज़ों के सभी टर्म्स के बारे में आपको पढ़ना है रिसर्च इन हिस्ट्री में। तो चलिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा, हिस्ट्री के सिलेबस को देखा, और फिलहाल हम लोगों ने जो सिलेबस को देखा है ना, वो क्या है, पिछले बार के सिलेबस को देखा, क्योंकि अभी तक इन्होंने नया सिलेबस जारी नहीं किया है। और ज़्यादा चांस क्या, 100% चांस है ये सिलेबस तो रहेगा ही। और ये सिलेबस किसमें रहेगा, जो आपका एक्सटेंडिंग टेस्ट होगा 100 MCQ का, वहाँ पे सिलेबस रहना है, 100% यही सिलेबस वहाँ रहेगा। लेकिन अगर मैन का इन्होंने सिलेबस को सब्जेक्टिव बनाया है, आपका सेकंड जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव है, उसके लिए मेरे विचार से सिलेबस को इनको चेंज करना चाहिए। अगर चेंज नहीं भी करेंगे तो मैं इसके अकॉर्डिंग भी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अपने तैयारी को बदलना होगा। क्योंकि देखिए, आप जब सिलेबस सेम है उसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमारा नजरिया अलग होगा, लेकिन जब वो सब्जेक्टिव हो जाएगा ना तो हमारा नजरिया अलग होगा, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन बन नहीं सकता है। ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी निकल जाता है, सब्जेक्टिव हर जगह से नहीं निकलेगा। तो उस समय हमको कौन कौन से पहले हटाने हैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। ये यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है, ये आपको नहीं पढ़ना है। सब्जेक्टिव सेकंड एग्जाम के लिए बस ये पढ़ना है, और उसमें बहुत कम पढ़ना पड़ेगा।
इतना आपको ऑब्जेक्टिव में जितना पढ़ना है सब्जेक्टिव में भी आपका दायरा सीमित हो जाएगा, कम पढ़ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक नया सिलेबस जारी होना चाहिए जहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए अलग से सिलेबस हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग एक नए वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी एग्जाम पैटर्न वगैरह हमारी जो तैयारी की स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात करेंगे। और जल्द ही हम लोग हिस्ट्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है, हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपका भी विषय हिस्ट्री है, इतिहास है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रिपरेशन में भाग ले सकते हैं और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में सफलता के झंडे को गाड़ सकते हैं। और मैं क्यों हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मुझसे ही क्यों पढ़े, मैं बताते चलूँ कि फिलहाल मैं झारखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत टीचर हूँ सोशल साइंस का और मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है। और इसके अलावा मैं नेट 2 बार और JRF 2 बार क्वालिफाई हूँ और PhD भी मैंने हिस्ट्री से करी है। और टीचिंग के क्षेत्र में मेरा लगभग 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आप मुझसे भरोसा कर सकते हैं और इतिहास में शानदार तरीके से आपको कंप्लीट कर दूंगा, इसकी गारंटी है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही मेरे साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल।